नेक्स्ट हमने अभी तक क्या देखा था कि अ, जो फोकल डिस्टेंस होता है एलिप्स का, फोकल डिस्टेंस वो होता है a प्लस माइनस ई इंटू एक्सपोनेंट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, एलिप्स पे कोई भी पॉइंट पी है, एलिप्स पे कोई भी पॉइंट पी है, तो इसका जो S1 और S2 से जो डिस्टेंस होगा, तो एक डिस्टेंस आ जाएगा a प्लस ई रेस टू एक्स पी, बड़ा वाला डिस्टेंस, और छोटा वाला डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस ई रेस टू एक्स पी, वेयर एक्स पी इज द एक्सपोनेंट ऑफ पॉइंट पी। सही है। तो यहाँ से एक चीज अपने को ऑब्जर्व करने लायक मिलेगा, वो क्या मिलेगा देख लेते हैं। जैसे मान लो, चलो कोई सा भी एक एलिप्स ले लिया और ऑक्सिलरी सर्कल बना लिया उस पर। ठीक है, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी देख लिया था हमने एलिप्स का। मान लिया ये एलिप्स है और इसका ऑक्सिलरी सर्कल बना लेते हैं। ये मान लिया इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा सपोज। ऑक्सिलरी सर्कल, फिर हमने बोला था कि पी और क्यू करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है। तो मान लो एलिप्स पे कोई पॉइंट पी है और सर्कल पे कोई पॉइंट क्यू है, तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, और पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ये हमने निकाला था लास्ट क्लास में। ठीक है, हाँ। और इलिप्स वही जनरल इलिप्स है जिसका इक्वेशन क्या है एलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से एक ऑब्जर्व करने लायक बात ये है, ठीक है, कि अगर हम पी क्यू, अच्छा इसको, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो एन मान लो, है ना, तो हम यहाँ से पी क्यू बाई पी एन निकालते हैं। पी क्यू बाई पी एन की वैल्यू निकालेंगे, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा। पी क्यू विल बी ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा डिवाइड बाई पी एन कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। पी एन कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कैंसल, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से पी क्यू बाई पी एन का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बाई बी। ठीक है, तो ये तो पैरामीटर से इंडिपेंडेंट आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। पैरामीटर क्या, थीटा पैरामीटर था, थीटा नाम की कहीं चीज है ही नहीं, तो पैरामीटर ए भी तो कांस्टेंट होता है ना। तो ये थीटा से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट आ गया। इसका मतलब कि हम एक और बात बोल सकते हैं कि मान लो अगर तुम्हें एलिप्स बनाना हो, ठीक है, तो तुम क्या कर लो, एक सर्कल बनाओ। एक और बात यहाँ से क्या सीखने को मिला अपने को, कि अगर अपने को मान लो एलिप्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सर्कल बना लो। उस सर्कल पे कोई सा भी एक डायमीटर ले लो, कोई सा भी, वटेवर तुम्हें जो भी मन कर रहा है। तो मान लो हमने ये डायमीटर ले लिया सपोज, उस सर्कल पे कोई सा भी एक डायमीटर ले लो, और उस और क्या बोला था मैं, हाँ, और इस पे बहुत सारे पॉइंट ले लो, इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट ले लो। सपोज हमने पॉइंट P1 लिया, पॉइंट P2 लिया, ऐसे हजारों करोड़ों पॉइंट ले लो, पॉइंट P3 लिया, पॉइंट P4 लिया, पॉइंट P5 लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, सारे पॉइंट से क्या कर लो, उस डायमीटर पे, उस सर्कल डायमीटर पे क्या कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ठीक है, सारे पॉइंट से हमने क्या किया, और भी चलो ऐसा पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा, सारे पॉइंट्स हमने क्या किया, उस डायमीटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ उन सारे लाइंस को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर लो, है ना। जैसे ए बी माइनस बी बराबर बी, कोई ना कोई के बराबर आ रहा होगा, तो सबको के इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर लो। सारे पॉइंट को के इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर लो। सारे पॉइंट को क्या कर लो, एक फिक्स रेशियो में के इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर लो। ये जो ऑर्डिनेट आया, हमने ऑर्डिनेट ड्रॉप किया या परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हर एक से सबको एक फिक्स रेशियो में डिवाइड किया। सपोज 2:1 2:1 ऐसा कर सकते हो काइंड ऑफ, के इज टू 1 के इज टू 1 के इज टू 1। सबको अगर के इज टू 1 में डिवाइड कर लिए, तो वो जो पॉइंट मिला जो उसको के इज टू 1 में डिवाइड कर रहा था, तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये सारे पॉइंट्स थे हमारे। ठीक है,
इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। वैसे ही नीचे भी काम करोगे तो जो डायग्राम बनेगा वो एलिप्स बनेगा। तो ये हो गया थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। तो हम लोग थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या लिख सकते हैं? लेट अ सर्कल with given diameter, let a circle with a given diameter let a circle with a given diameter then the locus of point then the locus of point dividing perpendicular dropped from dividing perpendicular dropped from each point on circle, each and every point dropped from each point of circle to diameter in a fixed ratio is an ellipse। क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ लो क्या है। लेट अ सर्कल विथ अ गिवन डायमीटर, कोई सर्कल है जिसका डायमीटर फिक्स मतलब गिवन डायमीटर है। देन द लोकस ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ सर्कल, then locus of point dividing perpendicular dropped from each point of circle to that diameter in a fixed ratio is an ellipse। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा बात। तो इसको कह सकते हो थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, है ना। कोई ऐसे ही बोल सकता है, यानी कभी इलिप्स बनाने का मन करे तुम्हें एग्जैक्ट, तो क्या कर लो, एक सर्कल बना लेना और सर्कल के हर एक पॉइंट से किसी एक फिक्स डायमीटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना और उस सारे परपेंडिकुलर को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर देना और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा, एलिप्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एलिप्स बनाने के कई तरीके हैं रियल लाइफ में, ये भी एक तरीका हो गया कह सकते हो। हो गया क्या? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट एक और जो काम का चीज है, प्रॉपर्टी बोलो या जो भी है, इसको रिजल्ट बोलो, जो भी है इसको याद रखना है। इस प्रॉपर्टी को जैसे मैंने पी और क्यू पॉइंट को क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग पॉइंट बोला था। करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ एलिप्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ एलिप्स एंड मतलब पी एंड क्यू क्या करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ना। तो अगर पी और क्यू पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कहाँ कट करेगा, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, सो क्वेश्चन बोलो या जो भी है, टेंजेंट्स ड्रॉन tangents drawn on corresponding point, tangents drawn on corresponding points of an ellipse and its auxiliary circle, and its auxiliary circle intersect at major axis, intersects at major axis। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला समझते हैं। क्वेश्चन में बोला कि एक एलिप्स बना लिया पहले तो, और इसका ऑक्सिलरी सर्कल बना लिया, एलिप्स बनाए और इसका ऑक्सिलरी सर्कल बनाए।
करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो एक पॉइंट को P ले लिया, एक पॉइंट को Q ले लिया, PQ करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो हमने क्या किया, Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब सर्कल के लिए पॉइंट Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया, और पॉइंट P पे एलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये यहाँ पे कट करेगा। दोनों जो है, समझ में आ रहा होगा बात, दोनों जो है वो मेजर एक्सिस पे कट करेगा, इस वाले पॉइंट पे कट करेगा, या R पॉइंट पे कट करेगा। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने का तरीका क्या है, जो इलिप्स का इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इलिप्स का इक्वेशन आ गया। और अगर सर्कल के इक्वेशन की बात करें, यानी ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सही है। ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन। ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई भी पॉइंट है, ऑक्सिलरी सर्कल पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा, ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलेंगे, ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा, सही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे इलिप्स के लिए, इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, यानी कि ग्रीन वाले को T1 टेंजेंट बोल दिया, ब्लू वाले को T2 टेंजेंट बोल दिया, तो हम T1 लिख रहे हैं, है ना। इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे, एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। कोई भी जनरल टू डिग्री इक्वेशन है, अगर उस पर कोई पॉइंट है x1 y1, वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, ये तो पता ही है। तो x1 का काम कौन कर रहा है, a cos थीटा, और y1 का काम कौन कर रहा है, b sin थीटा, तो उसको उठा कर रख लो। तो जो इक्वेशन, जो T1 का इक्वेशन आ जाएगा वो चलो यार यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, चलो। तो x इंटू x1 की जगह पे क्या लिख लिया, a cos थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 की जगह पे क्या रख लिया, b sin थीटा डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक a से एक a खत्म, एक b से एक b खत्म, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये T1 का इक्वेशन आ गया, फर्स्ट टेंजेंट में जो इलिप्स पे टेंजेंट है उसका इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। वैसे ही हम ऑक्सिलरी सर्कल पे जो टेंजेंट इक्वेशन है वो भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि T2 का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या कर लोगे, x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर, सही है। तो x इंटू x1 का काम कौन कर रहा है, a cos थीटा, y1 का काम कौन कर रहा है, y इंटू y1 का काम कर रहा है a sin थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर का तो स्क्वायर रह जाएगा, तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, या यूं कह सकते हो x बाई a cos थीटा प्लस y बाई a sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया T2 का इक्वेशन। अब दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के T1 T2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो यानी कि दोनों का 1 1 बराबर कर दो, यानी कि दोनों बेसिकली क्या है, दोनों 1 के बराबर है। दोनों को जब इक्वेट करोगे तो x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा को हम इक्वेट कर सकते हैं किससे, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई a sin थीटा। या हम क्या बोलना चाह रहे थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या कर लो, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है तो क्या कर लोगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी कि इस लड्डू, इसको लड्डू 1 बोल दो,
इसको लड्डू 2 बोल दो, ठीक है। तो लड्डू 1 लड्डू 2 बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो x बाई ए कॉस x बाई कॉस कैंसिल हो जाएगा। हाँ। कैंसिल हो जाएगा। तो उससे क्या मिलेगा कैंसिल होने के बाद? है इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा। वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, चलो ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, यानी x बाई एक कॉस का वैल्यू किसी एक से निकाल के दूसरे में डालेंगे तो अपने को y इक्वल टू समथिंग मिलने वाला है। ओके हाँ ठीक है, कैंसिल ही हो गया, सही बात है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब कि तो अपने को क्या मिल जाएगा? अपने को मिल जाएगा y बाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई बी साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y को एक साइड लेते हैं तो y टाइम्स ऑफ y को एक साइड लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी बराबर 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? y बराबर 0, y बराबर 0। एक मिनट, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। हेलो, तो कहाँ पे कट करेगा? y बराबर 0 लाइन पे कट करेगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा उसका। समझ में आया बात? हेलो, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, ठीक है, यानी दोनों लाइन को जब हम सॉल्व किए तो अपने को क्या मिल गया? y की वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब कि वो पक्का कहाँ पे कट करेगा? y बराबर 0 लाइन पे कट करेगा, यानी कि x एक्सिस पे कट करेगा, यानी कि मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स पे कट करेगा, ठीक है। तो हम इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। लिख लो इसको। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 थीटा 2 निकाल रहे थे, तो इसमें हमने क्या किया? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिख लिया, a cos थीटा 1 b sin थीटा 1, q का लिख लिया a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, स्लोप निकाल लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, स्लोप p आ गया, ठीक है। अब लाइन का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स ऑफ स्लोप टाइम्स ऑफ ये स्लोप आ गया, ठीक है। स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1, x1 कितना आ जाएगा? x1 हमारा आ जाएगा a cos थीटा 1, a cos थीटा 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाला टर्म को उधर ले जाके, तो ये क्या बन जाएगा? ए वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 माइनस ए बी साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी या फिर माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स बी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस ए बी, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? प्लस ए बी कॉस थीटा 1 प्लस ए बी कॉस थीटा 1 और इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है ना। तो हम एक्स वाई वाले टर्म को एक साइड लेते आते हैं, एक साइड लाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? अपने को मिल जाएगा सिंपली x टाइम्स ऑफ b cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस y a टाइम्स ऑफ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अब बाकी टर्म को राइट साइड ले जाओ, ठीक है। बाकी टर्म्स को राइट साइड ले जाएंगे तो ए बी कॉमन कह सकते हो, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा? cos थीटा 1 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2
प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। एक मिनट, यहाँ लिख लिया, अलग से लिख लेते हैं, चलो। प्लस क्या मिला होगा, प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। ऐसा कुछ बना, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अब राइट साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो कॉस ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग। ये कोई फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है क्या? हाँ। फॉर्मूला देखा देखा, हाँ। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना? हाँ। हाँ, तो यानी कि कॉस ऑफ ए का काम थीटा 1 कर रहा है, माइनस थीटा 1 बाई 2 माइनस थीटा 2 बाई 2। तो ये थीटा 1 बाई 2 माइनस थीटा 2 बाई 2, यानी कि जो डिफरेंस ऑफ एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यानी कि अगर हम यहाँ पे एंगल को सिर्फ देख लो तो थीटा 1 माइनस थीटा 1 बाई 2 माइनस थीटा 2 बाई 2, ये एंगल बनना चाहिए। यानी कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये एंगल आना चाहिए। तो ये एंगल क्या बन जाएगा? ये एंगल आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 2। हेलो, हाँ। आ जाएगा ना? तो इसका मतलब कि उसको सिंपल सा टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इधर वाले को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए बी डिवाइड कर दो सब जगह, यानी कि इस ए बी को चाहो तो राइट साइड में लेते आओ, ठीक है, दोनों टर्म में डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला बन गया, मतलब यही हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2। इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूला को फिर से एक बार लिख रहे हैं और जैसे देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक एलिप्स है, एलिप्स पे दो पॉइंट है पी और क्यू, एक पॉइंट पी एक पॉइंट क्यू, पॉइंट पी कोऑर्डिनेट थीटा 1 पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट थीटा 2, दोनों को ज्वाइन करना कॉर्ड का इक्वेशन। अगर मान लो सर्कल होता, सपोज सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल पे भी पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा 1 थीटा 2 होता है। तो सर्कल पे भी एक पॉइंट थीटा 1 है और एक पॉइंट थीटा 2 है, और सर्कल का रेडियस मान लो ए है। यानी कि इसका इक्वेशन कुछ भी बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इलिप्स के लिए तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। सर्कल के लिए क्या आ जाएगा? तो ए बी को भी ए के बराबर लिख दो, तो एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो तुम चाहो तो ए नीचे से कॉमन लेके उधर भेज सकते हो। तुम जो बुक्स वगैरह में पढ़े होगे उसमें ए जो है वो कॉमन लेके यहाँ लिख देता है ना? तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर्कल के लिए। ये सर्कल के लिए क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ से कहानी क्या होता है
कि कोई भी कॉर्ड एक्सिस, मेजर एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। अगर तुम्हें ये निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलो कर लेते हैं। तो नीचे का चीज मिटा रहा हूँ मैं। अब कहानी में ये बोला जा रहा है कि वो पॉइंट बताओ जहां पे ये अपने मेजर एक्सिस को कट कर रहा होगा। यानी कि ये इलिप्स कहीं ना कहीं तो कट कर ही रहा होगा मेजर एक्सिस को, मतलब ये कॉर्ड कहीं ना कहीं तो कट कर ही रहा होगा। तो मान लो अल्फा कॉमा 0 पे कट कर रहा है सपोज, तो अल्फा क्या आएगा। तो मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाई को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है ना। जब वाई को 0 रखेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से जो अल्फा निकला अपना, तो यूं कहो कि अल्फा बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, वाई को 0 रख लिया तो नेक्स्ट टर्म गायब, बराबर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ आया होगा। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को मिल जाएगा अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2। तो अल्फा बाई ए का ये वैल्यू आना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा लो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस ए अपॉन अल्फा माइनस ए बराबर। ठीक है। अगर हम ये लगाते हैं तो तुम्हें दिख रहा होगा कॉस ऑफ ऊपर में जोड़ दिया दोनों को, नीचे में घटा दिया दोनों को, या ऊपर में घटाया तो नीचे में, जैसे भी कर लो। तो ऊपर में ही घटा दिया, या फिर चलो, यानी कि हम इसमें इस एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन आ गया, इसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, यानी कि हम इसको ऐसे लिख दिए अल्फा प्लस ए, सॉरी अल्फा माइनस ए ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा टैन के टर्म्स में आएगा, अच्छा लगेगा, और नीचे में लिख लिया अल्फा प्लस ए बराबर। तो अल्फा माइनस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 में से क्या घटाएंगे, कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे, तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है। अगेन फॉर्मूला लगा लो। ठीक है। अगेन ऊपर में फॉर्मूला लगा लो कॉस सी माइनस कॉस डी का, कह सकते हो। तो अगर ऊपर में तुम फॉर्मूला लगाते हो कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, वो होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। नीचे में फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। हेलो। यानी कि जो एंगल्स आएंगे वो सी प्लस डी बाई 2 आएगा और सी माइनस डी बाई 2 आएगा, तो दोनों एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यानी कि सी का काम कौन कर रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, तो सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो ये आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2 एंगल। ये कितना आएगा देखो, तो अपने को दिख रहा है कि थीटा 1 थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब थीटा 1 बचेगा सिर्फ, तो थीटा 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो जो सम ऑफ एंगल आ गया वो क्या आ जाएगा, थीटा 1/2, सम ऑफ एंगल बाई 2 क्या आ जाएगा, थीटा 1/2। बस डिफरेंस ऑफ एंगल निकाल लो, यानी सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, वो थीटा 2 आ जाएगा, समझ में आ गया होगा बात। हेलो, ऐसा करके देख ही लो, माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये दोनों कैंसल, आई एम नॉट रॉन्ग, सही है। माइनस थीटा 2 आ जाएगा वो, है ना। तो सी माइनस डी बाई 2 कितना आ जाएगा, -थीटा 2/2 आ जाएगा। ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला में लिख लेंगे सिंपली। तो फटाफट फटाफट लिखा जाए इसको। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अल्फा माइनस ए
अपॉन अल्फा प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो एक आ गया था थीटा 1/2, ठीक है, और एक आ गया था साइन ऑफ माइनस थीटा 2/2 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा 1/2 कॉस माइनस थीटा 2/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तुम ध्यान से देख पा रहे हो बात को, तो ये बेसिकली क्या बनने वाला है, देखो कॉस के अंदर नेगेटिव अब्जॉर्ब हो जाएगा, कह सकते हो, मतलब नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस के अंदर नेगेटिव आ गया तो साइन के अंदर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव बाहर निकाल देगा तो प्लस बन जाएगा ऊपर में, और 2 2 कैंसिल हो ही गया है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा tan थीटा 1/2, इसको लिख सकते हैं tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2। यहाँ से अपने को क्या मिला, यहाँ से अपने को मिल गया ओवरऑल कि जो अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए जो होता है वो tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 होता है। इसको याद रखना है, इस रिलेशन को याद रखना है। इस पे जे एडवांस में का सवाल आया था, बहुत अच्छा सवाल आया था, क्या आया था पता चल जाएगा तुम्हें, tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2, तो इस रिलेशन को याद रखना है अपने को। पैराबोला में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन पढ़े थे, बट वो सिंपल रिलेशन था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। पैराबोला में भी हम लोग पढ़े थे ना अल्फा और ए में रिलेशन, मतलब कि पैराबोला में भी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कॉर्ड है T1 T2 पे कोई कॉर्ड है, T1 T2 पैरामीटर पे कोई कॉर्ड है, वो एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो वो पॉइंट हम याद किए थे पैराबोला में, तो वो कितना आया था, वो -8 T1 T2, 0 आया था, याद आ हाँ रहा है क्या, आया था ना, हाँ बिल्कुल यही होता था, यानी कि अल्फा बाई ए उसमें भी याद किए थे, याद आ रहा है, इसी को तो अल्फा बोले थे, अल्फा 0, तो यानी कि अल्फा बराबर -8 T1 T2, तो यानी कि अल्फा बाई ए बराबर -T1 T2। तो पैराबोला में क्या था, अल्फा बाई ए की वैल्यू -T1 T2 आया था, पैराबोला में क्या आया था, अल्फा बाई ए की वैल्यू -T1 T2 आया था, तो यहाँ भी हम अल्फा बाई ए का वैल्यू निकाले, बट अल्फा बाई ए का वैल्यू बड़ा ही गंदा सा आया, कॉस के टर्म्स में आया, उसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हमने कॉम्पोनेंट विंडो लगा के ऐसे याद कर लिया, यानी इन शॉर्ट हम याद करना वही चाह रहे हैं, अल्फा बाई ए ही याद करना चाह रहे हैं, समझ आया बात, है ना। तो अल्फा बाई ए -T1 T2 होता है पैराबोला में, और अल्फा बाई ए इसमें इस तरीके से याद कर लिया, है ना, इन शॉर्ट घूम फिर के वही बात चल रही है। तो ये सब कहानी कंप्लीट, तो आगे बढ़ा जाए इस पे। क्वेश्चन कैसा बनाया जा सकता है, यानी इसमें समझने लायक बात क्या हो गया, इसमें समझने लायक बात ये हो गया कि अगर मान लो कोई सा भी एलिप्स दिया हुआ है, कोई सा भी एलिप्स दिया हुआ है, तो मान लो कि ये पॉइंट θ1 है, ये θ2 है, ठीक है, और ये एक्सिस, तो पी क्यू कॉर्ड जो है वो कहीं भी कट कर रहा होगा, फिर वहीं पे कट कर रहा होगा एक और कॉर्ड, मान लो ये पी क्यू हो गया तो आर एस कॉर्ड, इसका पैरामीटर θ3 है और इसका पैरामीटर θ4 है, ठीक है, फिर ऐसे ही एक और कॉर्ड मान सकते हैं हम चाहे तो, जो उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो एक का पैरामीटर मान लो θ5 और एक का पैरामीटर मान लो θ6, ठीक है। तो अगर हम पी क्यू कॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, अब देखो सबके लिए सेम ही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबके लिए क्या सेम है, वो अल्फा 0 है, तो सबके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अल्फा 0 ही है सबके लिए। तो अगर हम अल्फा माइनस ए अपन अल्फा प्लस ए को देखें पी क्यू के नजरिए से, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2। अगर हम सेम चीज अगर हम आर एस के नजरिए से देखें तो हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ θ3/2 इंटू tan ऑफ θ4
4/2, सही है। अगर हम सेम चीज PQRS और क्या ए बी कर देते हैं, चलो इसको ए पॉइंट ले लो, इसको बी पॉइंट ले लो। अगर हम ए बी के नजरिए से देखें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, tan of थीटा 5/2 इंटू tan of थीटा 6/2। समझ में आ रहा है बात, है ना? यानी कि ये सब आपस में बराबर हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर तुम्हें किसी एक का मतलब यानी कि कहानी ऐसा हो जाए, इसमें क्वेश्चन कैसा बनाया जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन। मान लो कि तुम्हें बोल दे कि इलिप्स पे 2 पॉइंट दे दिया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे दिया, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दे दिया और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट दे दिया, और तुम्हें पॉइंट S का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। यानी कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम उसका पैरामीटर थीटा निकाल सकते हो क्या, कोऑर्डिनेट की हेल्प से। जैसे मान लो ये 2,6 दिया हुआ है, तो 2 को इक्वेट कर देंगे a cos थीटा और 6 को इक्वेट कर देंगे b sin थीटा। हेलो, वहां से थीटा निकल जाएगा, थीटा निकलेगा ना दोनों से, तो उस थीटा, वो थीटा 1 आ गया एक्चुअली में देखा जाए तो हम यानी कि पॉइंट P का पैरामीटर निकाल सकते हैं, पॉइंट Q का पैरामीटर निकाल सकते हैं, पॉइंट R का भी गिवन है तो पॉइंट R का ही पैरामीटर निकाल सकते हैं। अपने को S का पैरामीटर नहीं पता है ना, S का पैरामीटर निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, है ना। उसमें वेरिएबल के नाम पे क्या रहेगा, बस S का पैरामीटर, या थीटा 4 मान लो पैरामीटर, थीटा 4। यानी कि इन चारों में से कोई भी एक वेरिएबल रहेगा तो निकाल सकते हैं इजीली, इक्वेट करके। आ रहा है समझ में बात? तो ये फायदा है। अगर बोल दे कि 2 कॉर्ड है, वो कहाँ पे, एक्सिस पे कट कर रहा है, 2 कॉर्ड जो है वो एक्सिस पे कट कर रहा है, और एक कॉर्ड का पॉइंट मतलब P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बोला कि S का कोऑर्डिनेट बताओ। तो हम पहले S का पैरामीटर निकालेंगे, थीटा 4 निकालेंगे, थीटा 4 निकल गया तो उसका पॉइंट भी निकल गया, ठीक है। एक यूज तो ये हो गया, और भी इसका क्या क्या यूजेस है इस वाले चीज का, अगर ये याद रहेगा तो और क्या क्या काम कर पाएंगे हम लोग। एक और काम कर सकते हैं, जैसे मान लो कॉर्ड जो है वो S1 से पास कर रहा है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। मान लो कॉर्ड जो है वो S1 से पास कर गया, तो क्या फायदा होगा यानी कि चल एलिप्स बनाया, कॉर्ड बनाया, पॉइंट P लिया, पॉइंट Q लिया, और ये मान लो ये हमारा S1 पॉइंट है। S1 पॉइंट क्या होता है, AE,0। S1 क्या होता है, AE,0। तो अगर मान लो पॉइंट P का पैरामीटर थीटा 1 है, पॉइंट Q का पैरामीटर थीटा 2 है, तो अगर PQ S1 से पास करेगा, ठीक है, तो अल्फा काम कौन कर रहा है, AE कर रहा है, ठीक है। जब अल्फा काम AE करेगा तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अल्फा माइनस A अपॉन अल्फा प्लस A। ये किसके बराबर हो जाएगा, AE माइनस A अपॉन AE प्लस A, विच इज इक्वल्स टू E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1। सही है, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1 बराबर tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2। तो ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, इफ कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस 1। यानी कि अब देखो, अब तक पैराबोला में क्या एक ही फोकस हुआ करता था, तो फोकल कॉर्ड बस बोल दिए तो काम चल गया। यानी कि अगर हम सिर्फ फोकल कॉर्ड बोल दिए तो फोकस तो पैराबोला में एक ही हुआ करता था, है ना, तो वो इसी से पास करेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फोकल कॉर्ड भी 2 तरह का हो गया, एक तो वैसा फोकल कॉर्ड जो S1 से पास करे, एक तो ऐसा फोकल कॉर्ड जो S2 से पास करे। तो इसका मतलब कि ऐसा फोकल कॉर्ड जो S1 से पास करेगा उसके लिए ये रिलेशन सही है ना, उसके लिए ये रिलेशन ट्रू होगा। यानी कि 4S1 करके लिख लिया इसको, यानी कि 4S1 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अगर S2 से पास करता यही चीज, अगर यही चीज S2 से पास करता तो S2 का कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस AE,0। हेलो, तो अल्फा काम कौन करेगा, माइनस AE करेगा। तो S2 के लिए अगर हम देखें तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस AE हो जाएगा। तो हमारे लिए अल्फा माइनस A अपॉन अल्फा प्लस A कैसा दिखेगा, ये क्या बन जाएगा, तो अल्फा को लिख लो माइनस AE माइनस A अपॉन माइनस AE प्लस A।
ए कॉमन ले कैंसिल, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस टाइम्स ऑफ ई प्लस वन अपॉन, नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस टाइम्स ऑफ ई माइनस वन। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन, तो 4s2, यानी कि सेकंड फोकस के लिए अगर सेकंड फोकल कॉर्ड है, सेकंड फोकस से पास वाला फोकल कॉर्ड है, तो उस केस में हम उल्टा लिखेंगे, ई प्लस वन ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन बराबर tan थीटा वन बाई टू इंटू tan थीटा टू बाई टू। आ रहा है समझ में बात? ठीक है ना, तो ये पूरी कहानी हो गई। लिख लो इसको। तो ये बात याद रखना, मतलब ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला चीज है। ये रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पैराबोला में पढ़ा था, पैराबोला में क्या पढ़ा था कि T1 T2 अगर फोकल कॉर्ड है तो माइनस वन के बराबर होता है ना। तो इसमें भी तो वही काम हो गया ना, tan थीटा वन बाई टू इंटू tan थीटा टू बाई टू का जो प्रोडक्ट होगा वो इस कांस्टेंट के बराबर होगा या इस कांस्टेंट के बराबर होगा, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा फोकल कॉर्ड है। समझ में आ रहा है बात? तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, जैसा पैराबोला में हमने T1 T2 का माइनस वन पढ़ा था ना, उसी के जैसा हो गया ये। ठीक है, तो मान लो कि कुछ ऐसा कहानी है कि एक एलिप्स बना लिया, कैसा भी एलिप्स है चलो, हाँ, या फिर चलो एक्सिस बना ही लेते हैं। ये एक एलिप्स बना लिया जिसमें दो फोकस है, एक है S1 और एक है S2, और एलिप्स हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एलिप्स वही है। तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि S1 से एक लाइट रे ऑरिजिनेट हुआ, S1 से एक लाइट रे ऑरिजिनेट हुआ, या फिर कहीं से भी चलना स्टार्ट किया, व्हाटएवर समझ लेना, कहीं से भी लाइट रे चलना स्टार्ट किया, या फिर चलो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट पी से लाइट रे चलना स्टार्ट किया, तो वो S1 से पास किया। ठीक है, S1 से पास करने के बाद वो S2 से पास किया, S2 से पास करने के बाद वो वापस से S1 से पास किया। ठीक है, फिर S1 से पास करने के बाद वो वापस से S2 से पास किया। और ये रियल प्रॉपर्टी है एलिप्स का, ये आगे चल के प्रूफ करेंगे हम लोग लास्ट में, है ना, चैप्टर के एंड में, कि ऐसा होता है ना। एलिप्सॉइड अगर होगा, मतलब एलिप्स को अगर मिरर मान लो और अंदर एक लाइट रे अगर पास कराते हो S1 से, तो S2 से ही पास करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन वो S1 से पास करेगा, अगेन वो S2 से पास करेगा। तो ऐसे करते 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 तुम देखोगे कि ये लाइट, ये रे क्या हो रहा है, सीधा होता जा रहा है, सीधा होते तो ये एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक्सिस बन जाएगा, यानी कि अंत जैसे इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन होने के बाद, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे ऐसे ऐसे जाने लगेगा, ऐसे 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 इसी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। समझ में आया बात? हेलो? तो हाँ फिर एक्सिस के अलावा रिफ्लेक्ट होने लगेगा वो आफ्टर सो मेनी रिफ्लेक्शंस। तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि पॉइंट पी से रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मान लो थीटा वन था, और सबका नाम दे दें चलो, पॉइंट पी, फिर पॉइंट क्यू, फिर पॉइंट आर, फिर पॉइंट एस, फिर पॉइंट एस के बाद टी, ऐसा कुछ है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला गया। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना है, थीटा वन, क्यू का पैरामीटर कितना है, थीटा टू, आर का पैरामीटर कितना है, थीटा थ्री, एस का पैरामीटर कितना है, थीटा फोर, टी का पैरामीटर कितना है, थीटा फाइव। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, tan थीटा वन बाई टू इंटू tan थीटा टू बाई टू इज इक्वल्स टू cot थीटा टू बाई टू इंटू cot थीटा थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू tan
थीटा 3/2 इंटू tan थीटा 4/2 इज इक्वल टू कॉट थीटा 4 कॉट थीटा 4/2 इंटू कॉट थीटा 5/2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला जाएगा। अपने को ये बात प्रूफ करना है, ठीक है? समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है? तो अगर अपने को ये बात प्रूफ करना है, अगर अपने को ये बात प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? हमने क्या देखा कि tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 जो है वो S1 फोकस से पास कर रहा है, फर्स्ट वाले फोकस से। इसका मतलब कि ये E-1 अपॉन E+1 के बराबर होगा। हेलो, समझ में आ रहा है बात? हाँ, वैसे ही अगर हम ये लिखें tan थीटा 2/2 इंटू tan थीटा 3/2 लिखें तो ये QR वाला क्या है, ये QR वाला कॉर्ड है, तो इसमें उल्टा लिखाता है, यानी E+1 अपॉन E-1 लिखाता है, ठीक है? तो बेसिकली तुम अगर इस वाले का रेसिप्रोकल लोगे तो cot थीटा 2 अपॉन, यानी कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, जैसे दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये चीज क्या बन जाएगा, इसके बराबर, ठीक है? एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, cot ऑफ थीटा 2/2 इंटू cot ऑफ थीटा 3/2, ऐसे बराबर होते चला जाएगा। हेलो, आ गया? जब ये प्रूव हो गया तो आगे फर्दर ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, मतलब यही पैटर्न चलते चला जाएगा, ठीक है? यही चीज है। ओके, नेक्स्ट लिख लिया अदर एलिप्स। तो अदर एलिप्स मतलब कि जो पहला वाला एलिप्स था उसमें ए बड़ा था, इस बार बी बड़ा है ए से, ठीक है? यानी कि एलिप्स का इक्वेशन तो सेम ही है, बस ए और बी का डिफरेंस आ गया। तो x² / a² प्लस y² / b² = 1, इसमें b बड़ा है a से, ठीक है? तो इसका जो डायग्राम बनेगा इस एलिप्स का वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब इसको वर्टिकल एलिप्स बोल सकते हो, अदर एलिप्स बोलो चाहे वर्टिकल एलिप्स बोलो, कह सकते हो काइंड ऑफ। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है? तो इस एलिप्स में काफी कुछ चेंजेस आ जाएगा, क्या क्या चेंजेस आ जाएगा इसमें, ऐसा कुछ हो गया। ये हमारा ओरिजिन हो गया। जब बी ए से बड़ा होगा तो अभी भी ये पॉइंट तो सेम ही रहा होगा, तो अगर हम इसको A1 बोलते हैं और इसको A2 बोलते हैं पॉइंट, तो A1 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो a,0 आएगा, A2 का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -a,0 आ जाएगा। वैसे हम ऊपर वाले पॉइंट को B1 बोलते हैं और नीचे वाले पॉइंट को B2 बोलते हैं, तो जो B1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0,b और ये आ जाएगा 0,-b, ठीक है? अब इसमें जो एक्सिस होगा और जो फोकस होगा बदल जाएगा सब कुछ। क्या क्या बदलाव हो जाएगा इसमें? तो इसके लिए ये कहलाएगा फोकस 1, ये कहलाएगा फोकस 2, ठीक है? फोकस 1 का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फोकस 1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,be, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है? वैसे ही फोकस 2 का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0,-be, ठीक है? ओके, फिर हमारे जो लैटिस रेक्टम हो जाएगा, एक लैटिस रेक्टम ये वाला हो जाएगा, ठीक है? एक लैटिस रेक्टम ये वाला हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं 0,-b, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं 0,-b, उसको भी यहीं पे लिखते हैं 0,b,
तो अपने कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है दोनों फोकस का, ठीक है। फिर उसके बाद ये मान लो लेटर सेक्टम है, तो L1 L1 डैश, ये सेकंड लेटर सेक्टम है तो L2 L2 डैश। तो अब अपने को लेटर सेक्टम का जो इक्वेशन आएगा, लेटर सेक्टम का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कैसे निकालोगे, सेम तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। तो लेटर सेक्टम का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा यानी L1 जो पॉइंट आएगा उसका y कोऑर्डिनेट b होगा और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई b हो जाएगा, a स्क्वायर बाई b कॉमा b। और L1 डैश क्या हो जाएगा, वो y कोऑर्डिनेट तो b हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर बाई b हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर बाई b कॉमा b। वैसे ही L2 का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा उसको लिख सकते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ L2 विल बी इक्वल्स टू, इसमें क्या लिखेंगे, L2 के कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, a स्क्वायर बाई b कॉमा माइनस b। और L2 डैश के कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, माइनस a स्क्वायर बाई b कॉमा माइनस a स्क्वायर b कॉमा माइनस b, ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर सेक्टम का इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट लेटर सेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर BE। सेकेंड लेटर सेक्टम के इक्वेशन की बात करें तो आ जाएगा y बराबर माइनस बी, ठीक है। चीजें क्या चेंजेस आ रहा है समझ में आ रहा है ना बात। अब इसमें वर्टेक्स क्या आ जाएगा, अगर तुम इसमें वर्टेक्स की बात करो तो इसके लिए वर्टेक्स B1 एंड B2 हो जाएगा, हाँ ना कि A1 A2 होगा, ठीक है। वैसे ही इसमें अगर हम मेजर एक्सिस की बात करें तो मेजर एक्सिस जो है वो B1 B2 लेंथ को बोलेंगे या उस एक्सिस को बोलेंगे। मतलब अगर मेजर एक्सिस का इक्वेशन की बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, यानी x बराबर 0 या फिर y एक्सिस, जो बोलना है बोलो, है ना। तो y एक्सिस एक्चुअली में क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा, और उसका लेंथ क्या हो जाएगा, उसका लेंथ 2b के बराबर हो जाएगा, है ना। उल्टा कहानी चल रहा है इसमें। और जो माइनर एक्सिस हो जाएगा, माइनर एक्सिस विल बी इक्वल्स टू A1 A2, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। और इसके अगर एक्सिस की मतलब इक्वेशन की बात करें तो y बराबर 0 इक्वेशन आ जाएगा इसका, यानी कि x एक्सिस। तो x एक्सिस माइनर एक्सिस का काम करेगा, ठीक है। और क्या क्या होता है ध्यान में रखने लायक बात, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो एक इधर डायरेक्ट्रिक्स होगा तो एक इधर डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को D1 बोल दिया, नीचे वाले को D2 बोल दिया। तो अगर हम D1 डायरेक्ट्रिक्स का कहानी लिखें, मतलब D1 के बारे में लिखें, तो D1 डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर b बाई ई, ठीक है। D2 की अगर हम बात लिखें तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस बी बाई, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों का इक्वेशन आ गया और तो बस खत्म है, वही सब कहानी चलता है। यानी इन शॉर्ट हमने देखा क्या कि जो मतलब जो फॉर्मूला में जहां जहां ए आ रहा था इसमें बी आ जाएगा, यानी कि जो बड़ा होगा वो ए का पोजीशन लेगा, कहने का मतलब समझ में आ रहा है हाँ बात। जो बड़ा होगा वो ए का पोजीशन लेगा, ठीक है। तो हमने जो फॉर्म जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के जो कहानी पढ़ी थी हमने, ठीक है, उस फॉर्मूले में जैसे कि लेटर सिस्टम का कोऑर्डिनेट क्या आता था, बी स्क्वायर बाई ए आता था उसमें, है ना। तो यानी कि हम उसको फॉर्मूला को हम अगर याद करें, दोनों में कंफ्यूजन से बचने के लिए जो भी फॉर्मूला याद करो वो ऐसे याद करो, जैसे कि हमने लेटर सिस्टम का कोऑर्डिनेट याद किया था, एंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटर सिस्टम, तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए याद किए थे, बी स्क्वायर बाई ए कॉमा ए, ऐसे याद किए थे ना, ये याद किए थे क्या, हेलो, ऐसा था, नहीं नहीं, ए ही कॉमा वो थोड़ा अलग था, सॉरी, ये हाँ इसमें थोड़ा बदल गया, ठीक है कोई बात नहीं है। बट ए का बी हो गया, बी का ए हो गया, इन शॉर्ट कहने का मतलब हर जगह तो वही दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो तो बन जाएगा कुछ ना, और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले इतना कहानी लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें 2b के बराबर हो जाएगा, यानी कि ठीक है जो भी लिखना लिख लिया, आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे और क्वेश्चन समझ में आएगा। अब इसमें एलिप्स इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, अगर इस वाले एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखो तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर याद किए थे, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर इसी के जैसा 3 फॉर्मूला पढ़े थे हमने, फिर एक फॉर्मूला और पढ़े थे क्या कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस इसका हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए पढ़े थे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, या चलो हम यहीं पे अलग अलग लिख के दिखा देते हैं कंफ्यूजन ना हो, तो चलो यहीं पे लिख लिया जाए। इधर लिखते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए ब्लू में लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इधर है वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर इसी फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से पढ़ लिए थे, फिर एक पढ़े थे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। फिर एक और पढ़े थे क्या कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है क्या, हाँ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर सेम सेम कहानी देखा जाए, इसके जैसा इसके जैसा इसके जैसा, तो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, इसके लिए इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। फिर इसके लिए बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। नहीं नहीं नहीं, थर्ड फॉर्मूला को छोड़ दो, उस पर आएंगे, बाद में आएंगे अभी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वर्टिकल लिप्स का हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लिप्स का कहानी हो गया, ठीक। सो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसमें फर्स्ट पार्ट करके लिख सकते हो, whose latus rectum is 5, latus rectum is 5 and eccentricity E equals to 2/3। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताओ जिसका latus rectum का लेंथ कितना 5 है और इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है ना, तो हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही मानेंगे हमेशा। तो इसका मतलब कि लैटस रेक्टम का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 2b स्क्वायर बाई ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है और e का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, तो सही है। अब अपने को यहाँ से ए और बी निकालना है मेनली, ए और बी निकल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। ए और बी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या क्या जाए, बी स्क्वायर कुछ लिख सकते हैं क्या ई के टर्म्स में, तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई, हाँ 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो था, है ना, हाँ। तो ये लिख सकते हैं डिवाइड बाई ए बराबर 5, तो एक ए से एक ए कैंसिल, तो इससे फायदा क्या हुआ, ये 2a टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, अब e गिवन है तो a ही अननोन है, a निकल जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, या फिर छोड़ो उसको लिख लिया 2 इंटू ए तो a ही रहेगा, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस 4/9 बराबर 5, तो 9 में से 5/9, तो 5/9 इंटू 2a बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/2, a की वैल्यू 9/2 आ गया, इसका मतलब कि a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 81/4, सही है। अब a स्क्वायर निकल गया तो b स्क्वायर भी निकाल ही लेंगे, तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है, b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर
टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 81/4 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4/9। तो वट एवर इट इज 81/4 इंटू 5/9, 5/9, हाँ 5/9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। हाँ 45/4। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 9 टाइम्स में कैसे हो जाएगा, तो 45/4 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगा, यानी ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी 81/4, तो 4 ऊपर, प्लस वाई स्क्वायर अपन 45/4, तो 4 ऊपर, बराबर 1। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हालांकि इसमें बहुत अधूरा अधूरा बात है, इतना नहीं देगा ऐसे, इसमें बहुत सारी बात देना चाहिए था, तभी हम ये लिख सकते हैं। सिर्फ लैटर सेक्टर और इसेंसिटी बताने से थोड़ा ना काम होगा, है ना। लिखना पड़ेगा उसमें कि एलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड एलिप्स है, या तो ये बोलते या ऐसे बोलते कि उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो एक्स एंड वाई एक्सिस है, और वो और उसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। इतना बात बोलना पड़ेगा, तभी हम ये लिख पाएंगे। अदरवाइज कहानी ऐसे भी तो हो सकता था, अगर सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है तो ये अधूरा इन्फॉर्मेशन है कि लेटर सिस्टम 5 है, एसेंशियली 2/3 है। तो ये वर्टिकल एलिप्स भी हो सकता है, अपने को क्या पता, हम 2a² भी लिख सकते थे, समझ में आ रहा है बात, है ना। तो वर्टिकल एलिप्स भी हो सकता था, हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी हो सकता था, तो बोलना पड़ेगा उसको। और भी बात बोलना पड़ेगा कि उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वो है। तो हम मतलब ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ दिया हम, बट तुम लोग समझना कि आगे भी लिखा हुआ है कहानी, अदरवाइज अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। चलो 2-3 क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो। 2-3 लिख ही देते हैं, एक ही बार में लिख देते हैं ताकि हो पाए। ओके, नेक्स्ट पार्ट है उसी क्वेश्चन का, पार्ट 2 कर लो। उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, उसमें भी क्वेश्चन बताना है। माइनर एक्सिस is equal to distance between the foci. Distance between the foci. Foci प्लूरल वर्ड है फोकस के लिए, एंड lateral septum equals to 10। और एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स है, यानी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, पहले से गिवन है, तब बताना है अपने को। तो माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड lateral septum equals to 10। इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताओ। तो इसके लिए बोला कि माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या था 2AE होता है, तो 2AE जो है वो B के बराबर है, ये बोला जा रहा है। और लैटर सेक्टम का लेंथ कितना है 10 है, तो यानी कि 2B² A की वैल्यू 10 है। तो ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है अपने पास। तो तुम ध्यान से देखना कि हमेशा A, B और E ये 3 वेरिएबल होता है ना। तो ए बी और ई में क्वेश्चन में हमेशा 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो 2 इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा। और तीसरा इन्फॉर्मेशन तो अपने खुद ही पता है ना। ए बी और ई में एक लेसन तो याद किए ही हम, है ना, कि ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो एक गिवन रहेगा ही हमेशा कि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व तो हो ही जाएगा, चाहे कैसे भी हो। समझ में आ रहा बात। तो चलो करते हैं इसमें। इसको करने के लिए हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, गलती किया हमने, 2B लिखेंगे, क्योंकि माइनर एक्सिस के इक्वल, माइनर एक्सिस क्या 2B का और होता है, तो B की वैल्यू ए ही हो जाएगी। तो ए इक्वल्स टू बी, सही है।
तो यहां से निकलेगा E इक्वल्स टू बी बाई ए। तो यहां से और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर कर दो, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यानी ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 2e स्क्वायर बराबर 1, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो ई की वैल्यू 1/√2, या ई स्क्वायर की वैल्यू 1/√2 रख दिया जाए, तो मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गया। इसको यूज करेंगे आगे जाके। एक बात तो ये समझ में आ गया कि ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब इसको, ये वाला लेसन, एक मिनट, जो सेकंड वाला लेसन था 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाई ए बराबर 10, इसको हम कैसे यूज कर पाएंगे, तो यहां से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5a, ये लिख सकते हैं। बी को लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर हाँ, इक्वल्स टू 5a। तो एक ए से एक ए कैंसल, तो a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से a 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 10। तो a का वैल्यू 10 निकल गया, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 गिवन है ही, तो कितना आ जाएगा 50। हाँ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई और ए स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। तो जो इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई 50 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यही आया होगा। और लिख लो एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, मतलब थर्ड पार्ट ले लिया उसी क्वेश्चन का। इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखना है, whose foci are 4,0 and minus 4,0 and eccentricity E equals to 1/3। फोकाई दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फोकाई दिया हुआ है 4,0 माइनस 4,0, इसका मतलब कि 4 जो है वो किसके बराबर हो रहा होगा, इलिप्स कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें से S1 दिया हुआ है 4,0, S2 दिया हुआ है -4,0। ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स से सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, AE का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो AE का वैल्यू 4 दिया हुआ है, E का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, A इंटू 1/3 इक्वल्स टू 4। यहाँ से A की वैल्यू 12 निकल गई, यानी A स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गया, है ना। अब A स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गया, मतलब बहुत अच्छी बात है, ऑफ कोर्स 144 आ गया है। अब बी स्क्वायर निकालना है, अपना काम हो जाएगा। तो बी स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ, यहाँ से कैसे निकाले, देखो फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने बोला था कि 3 तरीके से याद करना है, एक ही बात को 3 तरीके से करना था कि जल्दी कर पाओ। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16 बराबर 144 माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू, तुम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो। अब ए और ई पता है तो हजारों तरीके हैं उसको निकालने का, बी निकालने का, बट ये सिंपलेस्ट तरीका हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 144 में से ये घटा के 16 घटाएंगे, कुछ आ रहा है क्या, फॉर्मूला तो यही होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, हाँ सही है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 144 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लो। तो कितना आया, 14 में से 8, सही है क्या, 6
देखो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 8, सही है। फिर कितना बच गया, 128। 128 आ गया ना, सही है। तो 20 वाली कितनी आ गई, 128 आ गई, और ए वाली कितना आ गया, 144 आ गया। तो इलिप्स का इक्वेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 128 इज इक्वल्स टू 1। ये तो बड़ा आसान चीज था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, फिर वापस से इसी तरह के क्वेश्चन पे आएंगे। कभी मान लो तुम्हें ऑब्लिक इलिप्स दे दिया, ठीक है, और बोला कि बताओ कि, चलो ऑब्लिक इलिप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या हो सकता है। जैसे मान लो इस बार हमारा फोकस एस दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी इलिप्स के लिए फोकस चाहिए चाहिए, तो -1,1 फोकस दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 1/2। तो इसके बारे में बाकी चीजें पता करनी है, हम कैसे पता कर सकते हैं। कोई भी इलिप्स लिखने के लिए अपने को ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। कोई भी इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को ये 3 इक्वेशन चाहिए, एक तो फोकस चाहिए, एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, और एक इसेंट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें इलिप्स का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे, यानी देखो सही है, पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स काफी था, है ना, क्योंकि उसमें इसेंट्रिसिटी नोन होता है 1, हमेशा 1 ही होगा। बट इलिप्स में इसेंट्रिसिटी भी देना पड़ेगा, तो 3 इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक तो ई के बारे में, एक एस के बारे में, एक डी के बारे में। तो हम किसी भी इलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। तो वही पी एस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, पी डी, सिंपल कहानी तो वही है, सिंपल। अब कैसा भी इलिप्स, आई डोंट नो कैसा इलिप्स, बस अपने को इतना पता है कि फोकस कुछ है ना, बस अपने को इतना पता है कि इलिप्स कैसा भी हो, है ना, ऑब्लिक इलिप्स है ऑफ कोर्स ये, फोकस -1,1 है ना, ये पता है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है अपने को, x माइनस वाई प्लस 3, और इसेंट्रिसिटी पता है, ठीक है। तो इसका लोकस कैसे निकालते हैं, कोई पॉइंट पी लेते हैं उस पे, अब एच के लोगे लास्ट में जाके एक्स वाई से कन्वर्ट करोगे ही करोगे, तो क्यों ना पहले एक्स वाई ले लें। तो वहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी डी स्क्वायर, या फिर तुम यहाँ से ऐसे देख सकते हो, पी एस इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ पी डी, लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायर स्क्वायर करके लिख सकते हैं, बटे वो जो भी है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को मिलेगा पी एस, यानी कि x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर, ये पी एस स्क्वायर आ गया बराबर ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ, यानी 1/4, ई स्क्वायर कितना है 1/4, पी डी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर बोले तो क्या, लाइन से डिस्टेंस, तो जहां जहां एक्स है वहां एक्स, जहां जहां वाई है वहां वाई, प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब ये चीज आ गया, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, सम टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सम टाइम्स ऑफ वाई प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0, ठीक है। तो वो इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा, तो हम इलिप्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर और भी क्या क्या बातें पूछ सकता है, अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है तो बोलेगा कि और क्या क्या बातें निकालो, बाकी पार्ट्स निकालो, बाकी चीज के बारे में निकालो। तो अगर वर्टेक्स निकालना है इस एलिप्स का, है ना, यानी कि इन शॉर्ट एस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, तो अपने को इसके बारे में सब कुछ निकालना है, जो जो तुम निकाल सकते हो, हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो बस वही है कि सारा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा अपने को। तो अब देख लो, इस वाले एलिप्स का, इस वाले एलिप्स का एक वर्टेक्स ए होगा, और एक वर्टेक्स, या एक वर्टेक्स A1 होगा और एक वर्टेक्स A2 होगा, ठीक है ना। तो अपने को A1 निकालना है,
अपने को क्या निकालना है, A1 निकालना है। तो हमने एक चीज पढ़ा था, याद करो वो चीज, हमने क्या पढ़ा था कि S है और ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स D है, D बोलते हैं, हाँ M बोल देते हैं, M1 बोल देते हैं उसको, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को M1 बोल दिया। तो हमने पढ़ा था कि S1 और M1 को A1 जो है वो कौन से रेशो में डिवाइड करता है, याद है क्या? ऐसा एक पॉइंट लिखवाया था स्टार्टिंग में। हेलो, हाँ क्या होता है बताओ, कौन से रेशो में डिवाइड करेगा ये E:1 रेशो डिवाइड करता है। निकाले थे कि नहीं निकाले थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ नहीं याद आ रहा है तो फिर इलिप्स बना लेना ना, कौन सा बड़ा बात है। तो तुम ये डिस्टेंस अगर मान लो भूल गए एग्जाम में, तो इतना तो याद रहेगा कि कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, है ना? तो ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा A माइनस ए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/E माइनस ए। देख लो क्या रेशियो आ रहा है, 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 1/E माइनस 1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू ई, खत्म। तो E:1 आ रहा है, मेरे पास क्लियरली दिख रहा है अपने को। हम्म हाँ, तो अपने को पता है कि ये E:1 में डिवाइड करता है, यानी कि वर्टेक्स जो है वो फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के ज्वाइन को E:1 से डिवाइड करता है। तो E की वैल्यू कितनी है, 1/2। E की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो इसका मतलब कि 1/2:1 रेशियो, इसका मतलब कि 1:2 रेशियो। तो इसका मतलब कि ये 1 है तो ये 2 है। समझा बात? तो अगर समहाउ M1 निकल जाए तो हम A1 निकाल सकते हैं, और A1 निकल गया तो A2 भी निकाल सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन करके, क्योंकि A2 जो सेकंड वर्टेक्स है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा 1:2 रेशियो में। समझ में आ रहा बात? तो फटाफट कर लिया जाए काम। A1 निकालना है, A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए M1 निकालना पड़ेगा। M1 कैसे निकलेगा, तो हम किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं क्या, किसी भी पॉइंट से, जैसे कोई पॉइंट S है तो S से हम किसी लाइन पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं ना, मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं यार, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? फुट ऑफ हम्म परपेंडिकुलर निकाल के हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि मान लो इसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, और ये पॉइंट x1, y1 है, तो x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ लाइन के क्वेश्चन x y1 डाल दो अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला याद है? हेलो, पता है ना फॉर्मूला, हाँ है ना? हाँ बताना, क्योंकि हम करवा नहीं रहे, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना कौन कराए। हम बस तरीका बता रहे कि तुम हर चीज निकाल सकते हो। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आ, हम आ, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, यानी कि M1 का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। अब जब M1 का कोऑर्डिनेट निकल गया तो A1 का कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी वर्टेक्स निकल गया। समझे बात? अच्छा, अब A1 निकल गया तो A2 भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा A2? तो A2 के बारे में अपने को क्या पता है कि A2 भी 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि A2 से S1 का डिस्टेंस और A2 से M1 का डिस्टेंस, तो ये 1 और ये 2, ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना? तो हम इससे क्या कर लें, इंटरनल डिवीजन से, यानी कि अब तुमको S1 का कोऑर्डिनेट पता है, M1 का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, तो A1 का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन, और A2 का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो हम A1 का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, A2 का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। अब A1 A2 का कोऑर्डिनेट निकल गया, अब A1 A2 का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो सेंटर ऑफ इलिप्स निकालना है। तो दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ इलिप्स कैसे निकल जाएगा, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि A1 का कोऑर्डिनेट प्लस A2 का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, उससे करके हम क्या कर लेंगे, सेंटर ऑफ इलिप्स निकाल लेंगे, कह सकते हो। सेंटर ऑफ इलिप्स निकल गया C। अब से इलिप्स का सेंटर भी निकल गया, और कुछ निकालना है। अब मेजर एक्सिस का डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि A1 A2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस का डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर माइनर एक्सिस का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनर एक्सिस का डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा ना। अब एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन समझ में आ गया, तो अब दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना? तो कैसे निकालेंगे दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने के लिए वो पैरेलल लाइन ही होगा, है ना? ये लाइन पैरेलल ही होगा ऑफ कोर्स। और क्या हो जाएगा, सेंटर C पता चल गया, ठीक है। तो M1 और M2 का मिड पॉइंट क्या होगा,
M1 और M2 का मिड पॉइंट होगा C, हेलो होगा ना। तो अगर C पता है, M1 पता है, तो क्या M2 नहीं निकाल सकते हैं क्या, हेलो। C पता है, M1 पता है, तो क्या M2 नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं, समझ आ रहा है बात, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट ऑफ M1 एंड M2, उससे M2 का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यानी M2 निकल जाएगा। अब M2 निकल गया और अपने को पता है कि इस लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, D1 के, जो गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्ट्रिक्स D1 गिवन है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट्रिक्स D2 का भी स्लोप पता चल गया, क्योंकि D1 का स्लोप पता है ना, और उस पर एक पॉइंट पता चल गया M2, तो हम उस लाइन के क्वेश्चन लिख सकते हैं, समझ आ रहा होगा बात। तो सेकंड डायरेक्ट्रिक्स का भी क्वेश्चन लिख लिया हमने, सेकंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे निकल गया, ठीक है। वैसे अगर तुम्हें S2 निकालना है, S1 पता है, S2 निकालना है, तो सेंटर निकल चुका है, ठीक है। अगर सेंटर निकल चुका है तो S1 और S2 का मिड पॉइंट है सेंटर, तो सेंटर पता, S1 पता, S2 निकल जाएगा, सेकंड हाँ फोकस भी निकल गया, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है क्या, अब बचा हुआ है ये वाला, इसका इक्वेशन, माइनर एक्सिस का इक्वेशन, तो वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा और सेंटर से पास कर रहा होगा, तो इसका स्लोप पता है डायरेक्ट्रिक्स के बराबर, है ना, और सेंटर से पास कर रहा है, तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन निकल गया, है ना। अब माइनर एक्सिस का लेंथ निकालना है, ठीक है ना। तो माइनर एक्सिस का लेंथ निकालने के लिए कौन सा तरीका यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से S1 का डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से S1 का डिस्टेंस निकालेंगे, तो CS1, एक मिनट, सेंटर से क्या करेंगे, सेंटर से S1 का डिस्टेंस निकालेंगे CS1, तो वो AE के बराबर आना चाहिए, है ना, मतलब वो क्या आना चाहिए, हाफ टाइम्स ऑफ मेजर एक्सिस, यानी A क्या होता है, AE होता है ना, तो A एक्चुअली में क्या है, मेजर एक्सिस के डिस्टेंस का आधा होता है ना, इनटू E, इसेंसिटी 1/2 पता है, यानी कि मेजर एक्सिस के डिस्टेंस डिवाइड बाय 4, और A1 A2 निकाल चुका है, जब A1 वर्टेक्स पता है, A2 वर्टेक्स पता है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के A1 A2, तो कैपिटल M का वैल्यू निकल जाएगा, और कैपिटल M/4 क्या हो जाएगा, CS1 हो जाएगा। जब CS1 निकाल के फायदा क्या हुआ, हाँ ठीक है, तो CS1 तो ऐसे निकाल सकते थे हम, हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है ऐसा कर लो, हाँ अब इसमें ऐसा दिमाग लगा लो, जैसे चलो मेजर, अब तो इतना करने की जरूरत थी नहीं, A1 A2 बराबर क्या M आ गया, ठीक है ना, A1 A2 बराबर M आ गया, यानी कि कैपिटल M बोले तो क्या, मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये 2A के बराबर बोल सकते हो, ये 2A के बराबर है, ठीक है। तो अपने को 2A पता चल गया, यानी कि A पता चल गया, ठीक है। अब A पता है, E पता है, तो B निकल जाएगा, ठीक है ना। अब B पता चल गया, तो B पता चल गया, क्या हो गया कि सेंटर से B डिस्टेंस ऊपर कैपिटल B पॉइंट होगा, और सेंटर हाँ से B डिस्टेंस नीचे ये पॉइंट होगा, है ना। तो हम B और B डैश का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, तो किसी लाइन पे जैसे सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है अपने को, जैसे सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है अपने को, ठीक है, उससे तुम्हें B डिस्टेंस ऊपर जाना है, तो किसी लाइन पे R डिस्टेंस दूर पॉइंट कैसे निकालते हैं पता है क्या, किसी लाइन पे, क्या बोल रहे थे, हाँ किसी लाइन, क्या बोल रहे थे मैं, जैसे कोई सा भी लाइन हो, इतना इतना तो पता ही, स्ट्रेट लाइन पढ़े हो गए, कोई सा भी लाइन है जिसपे अपने को एक नोन पॉइंट है x1, y1, ये गिवन पॉइंट है, उससे r डिस्टेंस दूर कौन सा पॉइंट होगा, याद आ रहा है कुछ, वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, यही होता है हाँ ना। और थीटा कैसे निकालते हैं, तो वो tan थीटा से निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे tan थीटा बराबर स्लोप, है ना। अब यानी कि m की वैल्यू जो भी है, m तो कुछ निकल ही जाएगा, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप होगा, यानी कि इस लाइन का, यानी माइनर एक्सिस का तो इक्वेशन निकाल ही चुके हैं, जब हम माइनर एक्सिस का इक्वेशन निकाल चुके हैं, इसका मतलब कि उसका स्लोप पता है, उसके स्लोप को tan थीटा से इक्वेट करो और एक ऐसे ट्रायंगल बना लो, इस एंगल को थीटा मान लो tan थीटा सपोज 2/1 आ गया, ये निकल जाएगा, कुछ आएगा लाइक 5 आ जाएगा ये, तो उससे हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको उठा के इसमें डाल देंगे, ये पढ़े होगे ना, याद आ रहा होगा, हाँ स्ट्रेट लाइन सर वाला, है ना। तो हम उससे कैपिटल बी और कैपिटल बी डैश, मतलब बी और बी डैश का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, है ना। मतलब इन शॉर्ट कहना चाह कि हम हर चीज निकाल दी, कुछ बचा ही नहीं, और कुछ बचा क्या, एक चीज बच गया, लैटस रेक्टम, ये बड़ा बढ़िया चीज है, हाँ यहाँ पे मजा आएगा, लैटस रेक्टम बच गया, है ना, सब कुछ तो निकल गया,
लैटस रेक्टम कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, सब कुछ निकल गया, बस अपने को बचा हुआ है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकालना। तो वो क्या होता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम? तो लैटस रेक्टम निकालने के लिए हमने क्या किया कि ध्यान से देखना, अगर तुम जो मैं एलिप्स हुआ करता था नॉर्मल वाला, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स हुआ करता था, स्टैंडर्ड एलिप्स में ये फोकस है और ये फोकस अगर ए ई कॉमा 0 हुआ करता था और ये होता था ए बाई ई, ये तो था ना। और हम लोग लैटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? लैटस रेक्टम का मतलब फॉर्मूला पढ़े थे 2b स्क्वायर बाई ए, ये लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए पढ़े थे और ये कुछ ऐसी कहानी चल रही थी। तो अगर तुम ये डिस्टेंस निकालो, यानी एस से इसका डिस्टेंस निकालो, मतलब पॉइंट एस से लेकर के पॉइंट M1 का डिस्टेंस निकालो, तो वो कितना आना चाहिए? ए बाई ई माइनस ए, ए इसमें कॉमन आ जाएगा, 1 बाई ई माइनस ई, तो ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही चल रहा है ना? अच्छा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ तो 1 माइनस ई स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हेलो, हाँ, बी स्क्वायर बाय हाँ, ए स्क्वायर, तो ए बाई ई इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक ए से एक ए कैंसल, तो क्या मिल गया अपने को? क्या मिल गया अपने को? अपने को मिल गया बी स्क्वायर बाई ई ए। यहाँ लिखने का जगह नहीं मिला, चलो इस तरफ लिख लेते हैं। ये अपने को क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर बाई ई ए या ए वॉट एवर, समझ में आ रहा बात? तो अपने को लाना क्या है? 2b स्क्वायर बाई ए लाना है, तो बी स्क्वायर बाई ए तो बन गया। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको 2e से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले चीज को, तो अपने को क्या मिल जाएगा? ई से ई खत्म, 2b स्क्वायर बाई ए मिल जाएगा। ये बी स्क्वायर बाई ए क्या था? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये जो हाँ चीज निकाले है, ये फिर ये जो भी काम करते जा रहे थे, तो बी स्क्वायर बाई ए तक पहुंचे थे, तो वो एक्चुअली में क्या था? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। अगर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स को 2e से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेंथ ऑफ लैटिस निकल जाएगा क्या? हाँ हाँ, निकले। तो ये चीज क्लिक करेगा नहीं एग्जाम में, इसको रट लेना, बाकी सब क्लिक कर जाएगा। जितना हम बताए थे अभी तक हम जितना भी बताए थे वो सब क्लिक कर जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुम्हें। तो लैटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है 2e टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। याद रहेगा? हेलो, तो अब है। तुमको ऑब्लिक लिप्स दिया हुआ तो क्या दिक्कत है? अपने को डायरेक्ट्रिक्स का क्वेश्चन पता हम्म है ना? फोकस का कोऑर्डिनेट पता है ना? बस खत्म बात, ई पता है, ही खत्म, निकल जाएगा। समझ आया बात ना? एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कर लो। तो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं निकालना होता, सिंपली लैटिस रेक्टम का लेंथ निकालना होता, तो निकाल लेते हाँ ना। -1,1 से डिस्टेंस निकाल लो, x - y + 3 लाइन का, है ना? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म। आया समझ बात? तो ठीक है, सारी बातें यही थी।